जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट फरवरी 2026 के लिए एसएसटी पेपर 2। यदि आपने पेपर 2 में एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 7 के ज्योग्राफी को देखेंगे और वो भी अध्याय 1 और 2 यानी चैप्टर 1 और 2 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीटेट के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चन यहाँ आपके लिए लाए गए हैं। इससे पहले आप क्लास 6 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। आज का जो सेशन है वो ज्योग्राफी क्लास 7 के चैप्टर 1 और 2 से लिए गए क्वेश्चन है। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आइए दोस्त, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1 से, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द एनवायरोनर से हुई है? तो देखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प अगर आपको आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, नहीं तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये फ्रेंच भाषा से लिए गए शब्द हैं। जो एनवायरमेंट है वो उसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनर शब्द से या एनवायरोनेर से हुई है। इस फ्रेंच शब्द का अर्थ होता है पड़ोस, ठीक है ना। इसलिए हमारे आसपास जो कुछ भी दिखता है वो सभी पर्यावरण का हिस्सा होता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलें तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की वह ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत जो विभिन्न खनिजों और मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है वो क्या कहलाती है? आपको बताना है। इसका सही विकल्प क्या होगा, बताइए, कमेंट करके बताइए अगर आपको आ रहा है तो। देखिए, इस सही विकल्प होगा स्थल मंडल। लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम है आपके पास, ठीक है ना। अधिक से अधिक तैयारी करना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है आपको। तो सही विकल्प होगा स्थल मंडल। लास्ट में बताना है आपको कि कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ है। देखिए मेरे भाई, स्थल मंडल पृथ्वी का वह हिस्सा है जहां हम रहते हैं। यह पहाड़ों, पठारों, मैदानों और घाटियों जैसे विभिन्न आकृति वाला एक विषम धरातल है। यह हमें वन और कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि तथा पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण नहीं है? मरुस्थल, वन, ताल, घास के मैदान, ये प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? आपको बताना है। देखिए, इसका सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ताल, ठीक है ना। प्राकृतिक परितंत्र ये सभी हैं, मरुस्थल हैं, वन है और घास के मैदान, ये सभी प्राकृतिक परितंत्र हैं। बल्कि जो ताल है वो मानव निर्मित है, वो प्राकृतिक नहीं है, ठीक है ना। देखिए, प्राकृतिक परितंत्र वे होते हैं जो प्रकृति द्वारा स्वयं निर्मित होते हैं, जैसे वन, मरुस्थल, महासागर। ताल या एक्वेरियम ये सभी मानव निर्मित परितंत्र हैं, क्योंकि इसे मनुष्यों द्वारा बनाया गया है और नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, उस संकीर्ण क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं? तो उसे उसे हम जैव मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? जैव मंडल। देखिए, जैव मंडल पृथ्वी का वह सीमित क्षेत्र है जहां जीवन पनपता है। यह कोई विशाल क्षेत्र नहीं, बल्कि वह पट्टी है जहां स्थल, जल, वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं, ठीक है ना। ये सभी आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, सभी एनसीईआरटी से ही लिए गए क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में व्यापार की वह कौन सी पद्धति प्रचलित थी जिसमें वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी? तो उसे भाई वस्तु विनिमय पद्धति कहते थे, ठीक है ना। वस्तु विनिमय पद्धति कहा जाता था, जिसमें व्यापार में वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। यानी जब मुद्रा या सिक्के का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए एक सामान के बदले दूसरा सामान देते थे। उदाहरण के लिए, अनाज देकर कपड़े लेना, इसे ही वस्तु विनिमय पद्धति कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह कौन सा बल है जो वायुमंडल को उसके चारों ओर थामे रखता है? तो देखिए, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो उसको चारों ओर से थामे रखता है, ठीक है ना।
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडल को पृथ्वी से चिपकाए रखता है। यदि बल न होता तो वायुमंडल अंतरिक्ष में बिखर जाता, ठीक है ना। यदि वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों से बचाता है। यही वायुमंडल है जो हमें सूर्य से एक हानिकारक गैस आता है जिसका नाम है परावैंगनी किरण, उससे हमें बचाता है, ठीक है ना। और ये परावैंगनी किरण किस मंडल में पाया जाता है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। आप सभी जानते हैं वायु का एक परत है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो जो परावैंगनी किरण है जो सूर्य से निकलती है हानिकारक गैस, वह पृथ्वी पर न आए इसके लिए उसे ओजोन परत रोकता है। पृथ्वी पर आने के लिए उसे ओजोन परत रोकता है ताकि ये पृथ्वी तक न पहुंचे। अब आपको बताना है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, किस मंडल में है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सजीव जगत का निर्माण किन दो घटकों के मिलने से होता है? बताइए। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पादप एवं जंतु, जीव जंतु मिलते हैं तो उन्हें ही सजीव जगत कहा जाता है, उन्हीं से सजीव जगत का निर्माण होता है। पादप यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव जगत का निर्माण करते हैं। ये सजीव घटक एक दूसरे पर और अपने पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का एक प्रमुख अंग है? तो देखिए, जो विकल्प सी है समुदाय, यह मानवीय पर्यावरण का एक प्रमुख अंग है। पर्यावरण के दो भाग होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानवीय। भूमि वायु जल और भूमि वायु और जल ये प्रकृति की देन है, जबकि व्यक्ति परिवार समुदाय धर्म शिक्षा राजनीति मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? मानवीय पर्यावरण के। अगले प्रश्न की तरफ चलें। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? बताइए। देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है ना, जैसे पर्यावरण के बिगड़ते स्वरूप और प्रदूषण को रोकने के लिए दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने हेतु प्रतिवर्ष, ठीक है ना, किस तारीख को? 5 जून को। कितने तारीख को मेरे भाई? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सवाल पूछा जाए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, परितंत्र यानी इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो देखिए, इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा होगी वो होगी ऑप्शन नंबर बी, यानी वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में और अपने परिवेश के साथ क्रिया करते हैं, उन्हें ही हम इकोसिस्टम कहते हैं, यानी परितंत्र कहते हैं, ठीक है ना। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में रहते हैं। एक परितंत्र में सभी जीव जैसे पौधे जानवर सूक्ष्म जीव अपने भौतिक और रासायनिक पर्यावरण के साथ जुड़े होते हैं। यह ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संचालित होता है। एक छोटा तालाब भी एक परितंत्र हो सकता है और एक विशाल वर्षा वन भी परितंत्र का हिस्सा है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अजैव घटक से क्या तात्पर्य है? अजैव घटक से क्या तात्पर्य है? बताइए, इसका सही विकल्प क्या होगा? देखिए, इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निर्जीव पदार्थों का जो संसार होता है उसे अजैव घटक कहते हैं, ठीक है ना। अजैव घटक पर्यावरण के वह हिस्से हैं जिनमें जान नहीं है, यानी जीव नहीं होती। जैसे अजैव घटक में शामिल हैं क्या क्या? भूमि, पर्वत, हवा, जल और प्रकाश, ये सभी अजैव घटक हैं। इसी के विपरीत जिसमें जीव है, जो सजीव है, ठीक है ना, जैसे मनुष्य पशु पक्षी, ऐसे सभी जैव कहा जाता है। इन सभी को क्या कहा जाता है? जैव घटक।
और जिसमें जीव नहीं है उनको कहा जाता है अजैव घटक। बात समझ में आ रहा है? यानी जिसमें जीव है वो सजीव है, जिसमें जीव नहीं है वो निर्जीव है। ठीक है ना? और निर्जीव में भूमि, पर्वत, हवा, जल, प्रकाश ये सभी आते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदियों, झीलों, समुद्रों और महासागरों के समूह को क्या कहा जाता है? तो मेरे भाई इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसे जलमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलमंडल। देखिए, पृथ्वी पर मौजूद जल के समस्त भंडारों को जलमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलमंडल। यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% हिस्सा क्या है? जल है। पृथ्वी की सतह पर 71% हिस्सा जल कवर करता है, इसीलिए पृथ्वी का दूसरा नाम है नीला ग्रह। क्या नाम है? नीला ग्रह, क्योंकि आसमान से देखने के बाद धरती नीली दिखाई देती है। कारण है कि 71% हिस्सा जल से कवर है इसका, इसलिए नीला दिखाई देने के कारण इसका दूसरा नाम है नीला ग्रह। और उस 71% हिस्से का 98% हिस्सा जो है, सॉरी 97% हिस्सा जो है वो पीने योग्य पानी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में गैसों की मात्रा के अलावा और कौन से तत्व मौजूद हैं? तो देखिए मेरे भाई, वायुमंडल में गैस परतों के अलावा उसमें धूल कण भी हैं और जलवाष्प भी मौजूद होते हैं। ठीक है ना? इन्हें गैस में ही गिना जाता है। ठीक है, ये भी गैस माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले। देखिए, हमारा वायुमंडल केवल गैसों के मिश्रण से नहीं बल्कि इसमें सूक्ष्म धूल कण, जलवाष्प भी पाई जाती है। वायुमंडल में होने वाले बदलावों से ही मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है क्योंकि हमें सांस लेने के लिए पर्याप्त हवा प्रदान करता है, क्योंकि हमें पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन देता है यह, और क्योंकि हमें भूमि प्रदान करता है। ये सभी चीज़ें पर्यावरण हमें देता है, इसलिए ये सभी विकल्प सही हैं, तो इसमें से विकल्प डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने पर्यावरण को किस प्रकार परिवर्तित करता है? तो देखिए, सभी विकल्प इसमें धुआं, कारखानों से धुआं निकालकर, सड़कों और पुल बनवाकर, जंगलों और फसलों को काट करके, फसलें पैदा करके, ये सभी विकल्प ठीक हैं, इसलिए उपरोक्त डी सही होगा। यानी मनुष्य अपने पर्यावरण को इन सभी चीज़ों से परावर्तित करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है ना? इनमें से कौन सी वस्तु प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण नहीं है? तो है नदियाँ। क्या है भाई? नदियाँ जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नदियाँ प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं है, इसलिए प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा नहीं है। इमारतें, पार्क और कारें मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए इन्हें मानव निर्मित पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न है, स्थल मंडल मुख्य रूप से किस खनिज संपदा का स्रोत है? देखिए, स्थल मंडल जो है विभिन्न प्रकार के खनिज पर्यावरण का स्रोत है। अगला प्रश्न है, मौसम और जलवायु में परिवर्तन वायुमंडल की किस विशेषता के कारण होती है? मौसम और जलवायु में जो परिवर्तन होता है वायुमंडल के किस विशेषता के कारण होता है? तो वह होता है वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन के कारण। ठीक है ना? देखिए, जब वायुमंडल की परतों में तापमान या नमी, जलवाष्प का संतुलन बदलता है तो मौसम क्षण प्रतिक्षण की स्थिति और जलवायु दीर्घकालिक स्थिति में बदल जाता है। ठीक है ना? बदलाव हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श परितंत्र के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संतुलन ही एक आदर्श परितंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है ना? जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन प्रश्न आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग का चैप्टर है, आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, जैवमंडल की उपस्थिति के लिए कौन सा क्षेत्र अनिवार्य है? तो यह है जहाँ स्थल, जल और वायु तीनों का मिलन हो, वो जैवमंडल उपस्थिति के लिए क्षेत्र सही होता है। ठीक है ना?
प्रश्न नंबर 21 है, आपको खंड ए को खंड बी से मिलान करना है। तो देखिए, जब आप यहाँ देखेंगे तो जो सही मिलान होगा वो होगा आपका जैवमंडल, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जलवायु सभी का परस्पर अंतःक्रिया होता है। तो एक का मिलान होगा 5 से। उसके बाद वायुमंडल, जो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है वो वायुमंडल है। जलमंडल, जलीय क्षेत्र को जलमंडल कहा गया है। और पर्यावरण, जहाँ जीवों एवं उनके परिवेश के बीच का संबंध है वो पर्यावरण है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का अध्याय 2। ठीक है ना। हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का अध्याय 2 अब पढ़ने वाले हैं। ये है भूगोल आपका। ठीक है ना। क्या है? भूगोल है। पहला प्रश्न है अध्याय 2 से, पृथ्वी की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन है, महाद्वीपीय प्रपट्टी की मोटाई समुद्री सतह की तुलना में अधिक होती है। और दूसरा है, महासागरीय प्रपट्टी मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है। तीसरा है, पृथ्वी की सबसे पतली परत प्रपट्टी यानी क्रस्ट है। अब इसमें से उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं आपको बताने हैं। 4 कूट आपके सामने दिए हैं, तो आप बताइए कौन से कथन सही हैं। तो देखिए मेरे भाई, जो सही कथन है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी पहला और तीसरा दोनों बात ठीक है। यानी जो महाद्वीपीय प्रपट्टी की मोटाई समुद्र की सतह की तुलना में अधिक होती है, ये बात ठीक है। और पृथ्वी की सबसे पतली परत को प्रपट्टी कहते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात गलत है कि महासागरीय प्रपट्टी मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें। देखिए, महाद्वीपीय जो प्रपट्टी है वो 35 किमी मोटी है, 35 किलोमीटर मोटी है, जबकि जो समुद्र की प्रपट्टी है वो केवल 5 किलोमीटर मोटी है। तो महासागरीय प्रपट्टी, अच्छा, तीसरी बात गलत इसलिए है क्योंकि जो महासागरीय प्रपट्टी है और वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, न कि एल्युमिनियम से। ध्यान रखिएगा, महासागरीय जो प्रपट्टी है ना, वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, जिसे सीमे कहा जाता है, न कि एल्युमिनियम से। इसीलिए कथन दूसरा गलत है। प्रपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत होती है, इसीलिए कथन तीसरा सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान से पढ़ें और बताएं। पहला कथन है, पृथ्वी के केंद्र यानी कोण तक पहुंचना वर्तमान तकनीक के साथ असंभव है। कारण है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई के साथ साथ तापमान और दाब अत्यधिक बढ़ जाता है। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा मेरे भाई, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ए और आर दोनों बात सही है। और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। यानी आज के समय में तकनीक को पृथ्वी के कोण तक पहुंचना असंभव है, और इसलिए भी असंभव है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है। जब गहराई में आप जाएंगे तो तापमान बढ़ता है, गहराई में जाने के साथ साथ तापमान बढ़ता है। ठीक है ना। पृथ्वी की गहराई के साथ तापमान और दाब दोनों बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते हैं तो तापमान घटता है। बात क्लियर हो रहा है। गहराई में बढ़ने पे, नीचे बढ़ने पे तापमान बढ़ता है, ऊपर जाने पे तापमान घटता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए, केंद्र का तापमान लगभग, यानी पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। और दबाव इतना अधिक है कि वहाँ पदार्थ पिघली हुई या ठोस अवस्था में भी बहुत सघन होता है, जिससे वहाँ पहुँचना मानव के लिए क्या है, असंभव कार्य है। तीसरा प्रश्न है, अग्नेय शैलों के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो देखिए, सबसे सही क्रम है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी द्रवित मैग्मा
फिर उस वो ठंडा होना और फिर उसका जमना और फिर आग्नेय शैल में परावर्तित होना, ये क्रम सही है। सबसे पहले द्रवित मैग्मा होता है, फिर वो मैग्मा ठंडा होता है, फिर ठंडा होकर जमता है, फिर उसके बाद आग्नेय शैल में वो परिवर्तित हो जाता है, निर्माण बंद हो जाता है आग्नेय शैल का। ठीक है ना। देखिए, जब ज्वालामुखी से निकला द्रवित मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है तब आग्नेय शैल बनते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक शैल। ठीक है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्राथमिक शैल के उदाहरण तो आग्नेय शैल। प्राथमिक शैल के उदाहरण कौन है? तो आग्नेय शैल। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट के बीच मुख्य अंतर के संदर्भ में क्या सही है? ठीक है, ग्रेनाइट एक अवसादी शैल है जबकि बेसाल्ट आग्नेय शैल है, या फिर ग्रेनाइट पृथ्वी की सतह के ऊपर बनता है जबकि बेसाल्ट गहराई में। तीसरा है, ग्रेनाइट के दाने बड़े होते हैं क्योंकि यह धीरे धीरे ठंडा होता है जबकि बेसाल्ट महीन दानों वाला होता है। चौथा है कि बेसाल्ट में जीवाश्म पाए जाते हैं जबकि ग्रेनाइट में नहीं। तो देखिए, जो मुख्य अंतर है, ठीक है ना, वो विकल्प सी सही होगा। ग्रेनाइट के दाने बड़े होते हैं क्योंकि यह धीरे धीरे ठंडा होता है जबकि बेसाल्ट महीन दानों वाला होता है। बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, ग्रेनाइट अंतर्भेदी आग्नेय शैल हैं जो जमीन के अंदर धीरे धीरे ठंडा होता है और बड़े दाने, और बेसाल्ट जो है वो बहिर्भेदी है जो सतह पर तेजी से ठंडा होता है और महीन दाने होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ये आपके सामने है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही कूट चुनिए। अब आपको बताना है सियाल और एक तरफ है निकिल और लोहा, सी में एक तरफ है सिलिका और एल्युमिनियम, और नीफे यानी सिलिका और मैग्नीशियम, तो कौन किससे सही कूट मिलता है? तो आपको बताना है। चलिए बताइए सही कूट क्या मिलेगा। तो देखिए, सही होगा मेरे भाई, सियाल जो है वो सिलिका और एल्युमिनियम होगा। सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम। और दूसरा का यानी सीमे का सिलिका और मैग्नीशियम होगा, और नीफे का निकेल और लोहा होगा। इसका मतलब एक का दो, दो का तीन और तीन का एक। विकल्प बी सही है। ठीक है ना। चलिए देखिए, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी जो है ना, वो सियाल यानी महासागरीय प्रॉपर्टी, सीमे और आंतरिक कोण नीफे। फिर से एक बार समझिए इसको, जो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी होती है वो सियाल से मिलके बनती है। ठीक है ना। सिलिका और एल्युमिनियम। महासागरीय प्रॉपर्टी होती है वो सीमे से यानी सिलिका और मैग्नीशियम से, और आंतरिक जो कोण होता है वो नीफेल से मिलके बनता है। ठीक है ना। ठीक है ना। नीफे यानी निकिल और लोहे से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अवसादी शैलों की विशेषता के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को आपको बताना है। कौन से कथन गलत हैं? 4 विकल्प आपके सामने है, पढ़िए और इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ये शैलें हमेशा रवेदार होती हैं। ठीक है ना। देखिए कि क्या होती हैं, कैसे होती हैं, समझिए। अवसादी शैलें हम रावेदार नहीं बल्कि कणों की जमाव और दबाव से बनती हैं, इसीलिए विकल्प डी जो है वो गलत है। अवसादी शैल रावेदार नहीं होती हैं बल्कि कणों के जमाव और दबाव से बनती हैं। रावेदार संरचना मुख्य रूप से आग्नेय शैलों में पाई जाती है। किस चट्टान में? आग्नेय। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, एक भूगोल शिक्षक कक्षा में शैल चक्र पढ़ा रहे हैं। वह बताते हैं कि कायांतरित शैल पिघलकर क्या बन जाता है। अब आपको बताना है कि शैल चक्र पढ़ाते हुए एक शिक्षक अगर बता रहे हैं कि कायांतरित शैल पिघलता है तो क्या बनता है। अब आपको बताना है कि वो क्या बन जाता है। अवसादी शैल बनता है, द्रवित मैग्मा बनता है, स्लेट बनता है, या बलुआ पत्थर बनता है? क्या बनता है बताइए। तो देखिए, कायांतरित शैल जब पिघलता है ना तो द्रवित मैग्मा बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? द्रवित मैग्मा बनता है।
कायांतरित शैल पिघल करके द्रवित मैग्मा बनता है, द्रवित मैग्मा ठंडा होता है तो ठंडा होकर के फिर जमता है और जम करके आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, शैल चक्र के अनुसार जब कायांतरित शैल अत्यधिक ताप और दाब के संपर्क में आता है तो वह पिघल कर पुनः द्रवित मैग्मा बन जाती है, जिससे फिर आग्नेय शैल बन जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म केवल अवसादी शैलों में ही क्यों मिलते हैं, आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो कमेंट करके आप बताइए, फिर मैं बता रहा हूं आपको। विकल्प बी सही होगा, क्योंकि इनका निर्माण परतों के जमाव से होता है जिसमें अवशेष दब जाते हैं। ठीक है ना। और वैसा सिर्फ अवसादी शैल में ही होता है। बात क्लियर हो रहा है। क्योंकि आग्नेय शैलें गर्म मैग्मा से बनती है जिसमें जीव जल जाते हैं। कायांतरित शैलों में अत्यधिक दाब अवशेषों को नष्ट कर देता है। केवल अवसादी शैल की परतों के बीच अवशेष सुरक्षित रह पाते हैं, इसीलिए जीवाश्म बनते हैं किसमें, अवसादी शैल में। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि आप एक ऐसी चट्टान देख रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से लहरदार परतें हैं और वह चूना पत्थर से परिवर्तित हुई हैं, तो वह क्या होगा, कौन सा शैल होगा, आपको बताना है। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प होगा सी, वह कायांतरित शैल होगा, यानी संगमरमर होगा। बात समझ में आ रहा है। कायांतरित शैल से किसका निर्माण होता है, संगमरमर का। किसका निर्माण होता है, संगमरमर का। आग्नेय शैल से बेसाल्ट का, अवसादी शैल से कोयला और प्राथमिक शैल से ग्रेनाइट। ठीक है ना। देखिए, तो वह संगमरमर होगा। चूना पत्थर अवसादी का उदाहरण है जो उच्च ताप और दाब के प्रभाव में आता है, तो वह संगमरमर कायांतरित में बदल जाता है। ठीक है ना। चूना पत्थर अवसाद, जो चूना पत्थर होता है, जब वह उच्च ताप और दाब के प्रभाव में आता है तो वही कायांतरित शैल में परिवर्तित होता है, यानी संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी की परतों की गहराई के अनुसार सही क्रम क्या है, बाहर से अंदर की ओर बताना है। अंदर से बाहर नहीं, बाहर से अंदर की ओर। चलिए बताइए। देखिए, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को प्रपटी कहते हैं, फिर उसके बाद मेटल होता है और फिर सबसे बीच में सेंटर में क्रोड होता है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े तो सबसे पहले क्रोड, फिर मेटल, फिर प्रपटी। बात समझ में आ रहा है। सबसे ऊपरी जो परत होता है उससे प्रपटी कहते हैं। वो 0 से लेकर के 35 किलोमीटर तक होता है। वो मतलब सबसे ऊपरी परत से लेकर के भीतर में 35 किलोमीटर तक होता है, उसे प्रपटी कहते हैं। उसके नीचे मेटल होता है जो 2900 किलोमीटर तक होता है, 2900 किलोमीटर तक होता है। और सबसे केंद्र में होता है वो होता है क्रोड, जिसकी गहराई होती है 3500 किलोमीटर और वो एक त्रिज्या क्षेत्र में होता है। ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, लाल किला, कथनों पर विचार करके और बताइए कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। और दूसरा कह रहा है कि ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। दोनों में से कौन से कथन सही है, यानी कथन एक अवसादी शैल का उदाहरण है और दूसरा कह रहा है कथन दो कायांतरित शैल का उदाहरण है। या ए और आर दोनों सही है, या डी उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। देखिए, सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए और दो दोनों सही है। 1 और 2, लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर से बना है, ये बात ठीक है। और ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, ये भी बात ठीक है। और साथ ही साथ इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि जो लाल बलुआ पत्थर होता है वह एक अवसादी शैल है और जो संगमरमर है वह एक कायांतरित शैल है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, शैल चक्र में मैग्मा की भूमिका क्या है। 4 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प बताइए कि शैल चक्र में मैग्मा की भूमिका क्या होती है। तो देखिए मेरे भाई, सही विकल्प बी है, यह सभी शैलों का मूल स्रोत है। यह अग्नेय के माध्यम से होता है। मतलब देखिए, चक्र की शुरुआत मैग्मा के ठंडा होने से होती है, अंततः सभी शैलें पिघल कर पुनः मैग्मा ही बनती है। बात समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय प्रॉपर्टी के संदर्भ में सी में से
एम का अर्थ क्या है, तो एम का मतलब होता है मैग्नीशियम और सीमे का मतलब होता है सिलिका, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल आयतन में परतों का प्रतिशत विवरण कितना है, आपको बताना है, यानी किस परत का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो देखिए इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी प्रॉपर्टी 1% है, मेटल 84% है, क्रोम 15% है, ठीक है ना। पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा मेटल कवर करता है, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। अगला प्रश्न है कि जो स्लेट है का निर्माण किस सेल के कायांतरण से होता है, स्लेट का बताइए। बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आप आंसर जानते हैं तो बताइए। स्लेट का निर्माण किस सेल के कायांतरण से होता है, तो यह होता है चिकनी मिट्टी के कायांतरण से। किस मिट्टी के? चिकनी मिट्टी, ठीक है ना। देखिए अत्यधिक ताप और दाब के कारण चिकनी मिट्टी जो है ना स्लेट में बदल जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, सेलों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो आपको बताना है सत्य कथन। देखिए मेरे भाई, जो सत्य कथन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेलों का निश्चित रासायनिक मिश्रण नहीं होता, वे खनिजों का मिश्रण है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, नीफे परत का घनत्व और तापमान कैसा होता है। जो नीफे है उसका परत और तापमान कैसा होता है, तो यह होता है अत्यधिक उच्च तापमान होता है और अत्यधिक उच्च घनत्व होता है, ठीक है ना। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है जहां भारी धातुओं जैसे लोहा और निकिल के कारण दाब और ताप चरम पर होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, आग्नेय सेल के संबंध में इग्निस शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो यह लिया गया है लैटिन भाषा से। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, यदि कोई सेल लुढ़क कर, चटक कर, टूट कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे टुकड़ों में बदल जाती है तो इन कणों को क्या कहते हैं? लावा, जीवाश्म, अवसाद, क्रोण। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऐसे चट्टानों को हम अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। इनमें से कौन सा खनिज पृथ्वी के क्रोण में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो पृथ्वी के क्रोण में यानी सेंटर में मुख्य रूप से लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा, ठीक है ना। और क्रोण में निकिल और लोहा होता है, ठीक है ना, जो अत्यधिक रूप में पाया जाता है, जो इसे चुंबकीय गुण भी प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ये आपके कुल 40 प्रश्न थे अध्याय 1 और 2 से। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।